दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर फोर के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया। इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन रिजल्ट की जो असलियत है वो पूरी अलग है। यहाँ पे कंपनी ने इस दौरान बहुत कुछ अचीव भी किया है। कम रिजल्ट में कमजोरी क्यों है उसको भी जानेंगे, और साथ में कंपनी ने डिविडेंड देने का भी ऐलान कर दिया है, और एक साथ में सरप्राइज और भी है यहाँ पे। तो जियो फाइनेंशियल का बिजनेस शुरुआती दौर में है। लगातार नए नए बिजनेस में कंपनी एंट्री कर रही है। विजन काफ़ी बड़ा है। ऐसे में क्या उम्मीद है उसको समझेंगे, और आने वाले समय क्या यहाँ से बेहतर करता हुआ दिखाई देगा, या इस रिजल्ट के बाद कुछ गिरावट की संभावना बनेगी, समझेंगे। इसके अलावा मैनेजमेंट की तरफ से बयान ने तो निकल कर आया इस रिजल्ट को लेकर, वो क्या कहना है उनका वो भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो 244 पर क्लोजिंग थी। आज 1.46% की तेजी देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि शुरुआत पॉजिटिव थी 242 पर, क्लोजिंग 241 के आसपास थी एक दिन पहले। इंट्राडे में 240 का लो भी बना, यानी स्टॉक अगर आप देखें तो गिरावट हुआ है थोड़ा, लेकिन जो हाई बना वो 245, तो पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, कुछ खरीदारी दिखाई दे रही है। 233 इसका लो बना हुआ 223 का, और हाई है 338 का। फिलहाल स्टॉक अपने निचले लेवल के आसपास है। तो जियो फाइनेंशियल के क्वार्टर फोर रिजल्ट में देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें 14% की बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिली है। कंपनी ने यहाँ पे देख सकते हो कि 272 करोड़ का अपना प्रॉफिट बताया, लेकिन रेवेन्यू में 106% की बम पर जंप देखने को मिली है। तो एक तरफ तो प्रॉफिट गिरा, लेकिन रेवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ गया है। यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है 1019 करोड़ तक पहुँच गया है, यानी 4 डिजिट में आ गया कंपनी का रेवेन्यू, जिसमें 106% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। पिछले एक साल पहले 493 करोड़ के आसपास था। तो इस मामले में कंपनी ने कमाल कर दिया है। रेवेन्यू दुगना से ज़्यादा बढ़ गया है और 4 डिजिट में आ गया है, यानी बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे जियो फाइनेंशियल की इंटरेस्ट इनकम देखे तो यहाँ पे 202 करोड़ के आसपास रही है, जबकि पिछले एक साल पहले ये 81 करोड़ के आसपास थी। यानी जियो फाइनेंशियल की नेट इंटरेस्ट इनकम में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की जो टोटल इनकम देखे तो वो यहाँ पे 3274 करोड़ के आसपास रही है, जिसमें 78% की बेसिस पे जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। जियो क्रेडिट एसेट अंडर मैनेजमेंट देखिए क्रॉस तो 25,000 करोड़ को क्रॉस कर गया फाइनेंस 2026 में। जियो पेमेंट बैंक का देखे तो बिजनेस देखे तो यहाँ पे 50,000 करोड़ को क्रॉस कर गया, यानी बिजनेस सारे जबरदस्त करे। और जियो फाइनेंशियल ऐप में 23 मिलियन यूजर्स इस समय बन चुके हैं। ये लगातार बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिल। तो यहाँ पे देखिए नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस में यहाँ पे देखो कि 4x ईयर बेसिस पे जंप देखने को मिला, जो 1390 करोड़ तक पहुँच गया है, यानी सीधा ईयर बेसिस पे 4x का जंप है। और यहाँ पे 54% कंसोलिडेटेड नेट इनकम में वृद्धि हुई है 2026 में, और जो पहले 20% के आसपास थी 20% से 54% की ग्रोथ। जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड का जो डिपॉजिट वो है 544 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसमें 84% की ज़बरदस्त ईयर बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। जियो ब्लैक रॉक AMC AUM देखे तो वो 15,200 करोड़ को पार कर गया है 2026 के हिसाब से। सिर्फ 9 महीने हुए लॉन्च होके, और बहुत बेहतर इसने एक प्रदर्शन किया है। जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग का बिजनेस देखे तो ये इसका जो प्रीमियम है वो भी 982 करोड़ को रीच कर गया है, जिसमें ईयर बेसिस पे 10% की ग्रोथ है। कंसोलिडेटेड जो प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 1357 करोड़ तक पहुंच गया, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1561 करोड़ का कंपनी ने बताया। अब यहाँ पे रिजल्ट को अच्छे से हम समझ लेते हैं तो इस बार सेल्स 1019 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 901 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का सेल्स बढ़ चुका है। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें मार्च 2025 की, तो ये 493 करोड़ के आसपास था, यानी ईयर ऑन बेसिस पे जबरदस्त जंप है। तो सेल्स में कोई कमी नहीं है, लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर बेहतर हो रहा है। अब खर्च की बात करें, इस बार 414 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस बताया कंपनी ने, जो पिछले क्वार्टर में 346 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का यहाँ पे खर्च भी बढ़ा क्योंकि सामने बिजनेस बढ़ा है। और अगर हम बात करें मार्च 2025 की, तो ये मात्र 155 करोड़ के आसपास खर्च था, क्योंकि तब बिजनेस भी कम था।
अब बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो यहाँ पे 605 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया, जो पिछले क्वार्टर में 555 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, और मार्च 2025 की बात करिए 338 करोड़ के आसपास था। यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी देखें तो ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। अब बात करें इसके ओपीएम की, तो ये 59% के आसपास, जो पिछले क्वार्टर में 62% के आसपास था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 69% के आसपास था। अब अदर इनकम इस बार 40 करोड़ रही है, जो पिछले क्वार्टर में 36 करोड़ के आसपास थी, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 71 करोड़ के आसपास थी। अदर इनकम कम हुई है। अब यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, इस बार 339 करोड़ का बताया, जो पिछले क्वार्टर में 371 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये आंकड़ा कम हुआ है, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 396 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे भी प्रॉफिट में कमी आई है। बात नेट प्रॉफिट की करें तो 272 करोड़ के आसपास बताया मार्च क्वार्टर में इस बार, जो पिछले क्वार्टर में 269 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में हल्की सी वृद्धि देखने को मिली है, लेकिन पिछले साल 316 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब ईयर ऑन बेसिस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हुआ है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार गिरा, बाकी सारे आंकड़े उत्साहवर्धक है। ईपीएस 43 पैसे के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में 42 पैसे के आसपास था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 50 पैसे के आसपास था। तो ओवरऑल एक जगह पे यानी मार खाई है, वो है प्रॉफिट में। बाकी सब कुछ बिजनेस में ग्रोथ जबरदस्त देखने को मिल रही है। अब इस रिजल्ट को लेकर बयान निकल कर आ चुका है मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हितेश सेठिया का। उनका कहना है कि फाइनेंस 2026 का जो क्वार्टर 4 है, वो हमारे लिए एक लैंडमार्क ग्रोथ देखने को मिल रही है। यानी हमने बहुत बेहतर किया है, हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ी है, और जो हमने फैसले किए थे वो सारे पॉजिटिव रहे। कंपनी ने यहाँ पे देख सकते हो कि 19,000 प्लस पिन कोड को क्रॉस कर लिया है। 2027 तक हम यहाँ पे जो संभावना बनी है वो बेहतर है, यानी हमारा बिजनेस बिल्कुल पटरी पे है। तो आने वाले समय हम सस्टेनेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ में लेके चल रहे हैं। हमारा जो गोल है कि हर किसी को एक हर तरह की जो सेवा है हम सस्ते में दे पाए। हम अपनी शेयर होल्डर की वैल्यू के लिए काम कर रहे हैं, और उनको एक भरोसे को बनाए रखने के लिए हम अपने पार्टनर्स के साथ मिलके इकोनॉमिक जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारा सहयोग है, ये हमारे लिए खुशी की बात है, और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। कुल मिला के इस रिजल्ट को अप्रिशिएट किया है हितेश सेठिया ने। अब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने रिजल्ट के साथ में 60 पैसे पर शेयर का डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया। पिछली बार 50 पैसे का डिविडेंड था, इस बार कंपनी ने डिविडेंड बढ़ा दिया है और 60 पैसे कर दिया। तो ये भी अच्छी बात है कि डिविडेंड कम से कम बढ़ा है। तो यहाँ पे 10 रुपये की फेस वैल्यू वाली हर शेयर के ऊपर डिविडेंड दिया जाएगा, जो भी एलिजिबल है। लेकिन जो एजीएम होगी उसमें शेयर होल्डर की मंजूरी ली जाएगी, उसके बाद में ये डिविडेंड का भुगतान होगा। तो अभी उसकी डेट का ऐलान नहीं हुआ है, तो अभी जितने भी शेयर खरीदेंगे उन सबको डिविडेंड प्राप्त होगा। तो यहाँ पे डिविडेंड का ऐलान कंपनी के मजबूत कैश फ्लो और स्थिर बिजनेस के मॉडल का एक संकेत है। इससे निवेशकों का भरोसा और मजबूत हो सकता है, खासकर उन निवेशकों के लिए जो नियमित कमाई की तलाश में रहते हैं। तो कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड देती है, और वो भी खास करके नया बिजनेस शुरू करने वाली कंपनी, तो भरोसा बन जाता है। भले ही ये इस समय डिविडेंड आपको कम लग रहा हो, लेकिन रेगुलरली डिविडेंड लेने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास भारी क्वांटिटी होती है, और ये डिविडेंड उनके लिए काफ़ी फायदे का सौदा तो होता है, क्योंकि विश्वास होता है कि स्टॉक भी बेहतर करेगा। जो कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है उस पर भरोसा बनता है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने टेलीकॉम सेक्टर के बिजनेस को लेकर डिजिटल यूनिट जियो प्लेटफॉर्म का आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मई में आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर फाइल किया जा सकता है, यानी आने वाले मई में पेपर फाइल होंगे। पहले कंपनी मार्च के अंत तक ये फाइल करना चाहती थी, लेकिन ईरान से जुड़े युद्ध के कारण बाजार में गिरावट आ गई, इसलिए प्लान थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया है। ये बताना जरूरी है कि मुकेश अंबानी की कंपनी यहाँ पे अभी इस आईपीओ को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं की है, लेकिन ये खबर निकल कर है ब्लूमबर्ग के माध्यम से कि इसको आईपीओ को थोड़ा अब यहाँ पे डिले किया जा रहा है। मार्च के बदले अब ये मई में ड्राफ्ट पेपर फाइल किए जाएंगे, लेकिन जल्द ही ये बड़ा आईपीओ आने की तैयारी है। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ होने जा रहा है। देख सकते हो कि यहाँ पे इस आईपीओ को लेकर बहुत सारी ज़बरदस्त रेस्पॉन्स लोगों के लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। लोग इसको लेकर बहुत ज़्यादा बात करना पसंद करें। 20 साल के बाद कंपनी का रिलायंस का आईपीओ आने जा रहा है। इस आईपीओ को लाने के लिए करीब 19 बैंकों को शामिल किया गया, जिसमें देखिए कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैच ग्रुप, जेएम फाइनेंशियल, बैंक ऑफ अमेरिका कॉरपोरेशन, एचएसबीसी होल्डिंग, सिटी ग्रुप जैसे बड़े बड़े बैंकों को इसमें शामिल किया गया। यानी बड़े आईपीओ लाना है तो सब देख सकते हो कि काफ़ी लोगों की हेल्प लेनी होगी। तो तैयारी हो चुकी है और रिजल्ट अच्छा है। इस रिजल्ट के बाद हम जियो फाइनेंशियल में अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय बेहतर उम्मीद की जा सकती है। लेकिन फ्रेंड्स,
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।